बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज प्रोग्राम का आगाज़ हम इस दुख के साथ करेंगे और हर दिल ही सोगवार है, दुखी है और हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम लेजेंडरी आर्टिस्ट उमर शरीफ साहब को ट्रिब्यूट पेश कर सकें। उमर शरीफ की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ एक शख्सियत नहीं है बल्कि एक अहद का नाम है। 50 सालों तक उन्होंने लोगों के दिलों में मुस्कुराहटें बिखेरी। 5 दहाइयों तक स्टेज, टीवी, सिल्वर स्क्रीन पर राज किया और उनका काम ही ऐसा था कि लोगों को खुशियां देना। किसी कोई अगर उदास हो, दुखी हो तो एक पल में वो उसको हंसा देते थे। लाखों और करोड़ों दिलों पर राज करने वाला ये अजीम शख्स आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन जो उनका काम है और जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जिस तरह से ज़िंदगी को वक्फ किया वो हमेशा याद रहेगा। उमर शरीफ साहब जो है वो 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए और उनकी खदमात के हवाले से उन्हें निगार अवार्ड और तमगा इम्तियाज समेत कई और एजाज़ात से भी नवाजा गया। पाकिस्तान, भारत और दुबई समेत दुनिया भर में उन्होंने फ़न का मुजाहरा किया और वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लोग उनके फ़ैन थे और बाकायदा तौर पर उनसे सीखते थे और उन्हें अपना उस्ताद मानते थे। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ साहब को कोशिश करेंगे कि हमारे पास मेरे ख्याल अल्फाज भी कम हो जाएं क्योंकि उनकी जो काबिलियत थी, उनकी जो सलाहियत थी वो बहुत ज़्यादा है। तो आज कोशिश करेंगे कि उनको पेश कर सके। हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया हमें अशरफ खान साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक सर। उमर शरीफ साहब, बड़ा अफसोस सब पाकिस्तान का हर फर्द जो है, हर दिल सोगवार है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी उनके मद्दाहों की अगर बात की जाए, उनके फैंस तो हर जगह थे दुनिया में। क्या कहेंगे उनकी शख्सियत के हवाले से, उनका जो तंज़ो मज़ा का स्टाइल था और जिस तरह से उन्होंने 5 दहाइयों तक, चाहे वो टीवी हो, स्टेज हो या फिर सिल्वर स्क्रीन पर जिस तरह से राज किया? जी, अगर देखें तो बहुत ही अफसोस कर देने, क्योंकि वो कॉमेडी किंग कहलाते थे और 50 साल कम अर्सा नहीं होता है जहां वो बैठते थे। अगर आप देखें, ना सिर्फ पाकिस्तान, दुबई, भारत और जो रीजनल ममालिक हैं सब उनको सुनते थे। आप हैरान होंगी कि जो उनके जो स्टेज ड्रामे होते थे उसको भी मुकामी ज़बान में मुंतकिल करके उनको दिखाया जाता था, क्योंकि जो उनका स्टाइल था और हाजिर जवाबी सबसे इम्पोर्टेंट, कि अगर कोई बात हो रही है तो वो स्क्रिप्ट पे नहीं चलते थे। यानी कोई बात बोल रहा है, उसी वक्त उसका कोई एक अगेंस्ट में, यानी कि उसको अट्रैक्शन देने के लिए जो चीज़ें बहुत कम लोगों में सलाहियत होती है और पाकिस्तान के कॉमेडी किंग्स में इनका शुमार होता था। और इस वक्त अगर हम देखें, तमाम अगर अदाकार बात कर रहे हैं, स्टेज ड्रामे की बात करें, सब इस वक्त जो है सुगवार हैं और हर तरफ जो है, मतलब कि अगर आप देखें, मतलब बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से भी उनकी जो इंतकाल हुआ है उस पर सुगवार का बहुत हर तरफ से आप नाम लें, आप कोई भी, मतलब ये कोई एक जगह पे किसी के दिल में नहीं थे, सबके दिलों में थे। पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी की बात करें तो वो अभी इस वक्त जो अपडेट करें कि जब उनको ले जाने की बात हो रही थी तो वफाक के साथ सिंध हुकूमत भी आगे आई। उन्होंने जो एयर एम्बुलेंस के लिए, यानी एयर एम्बुलेंस बुक करना अगर आप देखें तो इतना मुश्किल तरीन काम है कि कनाडा से ये एयर एम्बुलेंस बुक हुई थी और उसके बाद इनको ले जाने के लिए, इनको सेहतयाबी के लिए पूरा एक मैकेनिज्म हुआ था और यहाँ से ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस बुक हुई, फिर उसकी पेमेंट हुई, क्योंकि बुक होती, चार्टर्ड प्लेन होती, तो तमाम प्रोसीजर किया गया। सिंध हुकूमत फर्स्ट स्टेप पे आगे आई, उसने पेमेंट करके वो एयर एम्बुलेंस आती है, फिर उनको लेके जाती। तो किस्मत के एक दिन डिले होता है, एक दिन खड़ी रहती है एयर एम्बुलेंस, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज हो जाती है। फिर डॉक्टर्स जो हैं उनको कहते हैं कि भाई अब तबीयत सही है, आप ले जा सकते हैं। तो फिर यहाँ से वाया जर्मनी जाना था। अब जर्मनी में जो स्टे था तो उसकी रिफ्यूलिंग थी, क्योंकि वाया जर्मनी इसको अमेरिका लेके जाना था, वहाँ उनका इलाज होना था। जर्मनी में जब वो लैंड करती है रिफ्यूलिंग के लिए तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। जो उनकी जो वाइफ हैं वो भी साथ थी उस एयर एम्बुलेंस में, क्योंकि वहाँ जब
मुंतकिल करते हैं हॉस्पिटल, तो वहाँ एक इमरजेंसी की एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, उसमें उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि वहाँ का वीज़ा नहीं था इनके पास। फिर उनकी वाइफ को भी ले जाने के लिए, तो उनको भी फिर पुलिस स्टेशन जो हमारे सोर्सेस ने कहा कि उनको लेके वहाँ पे अप्रूवल हुआ। फिर कई घंटों बाद वो भी हॉस्पिटल पहुँची थी। फिर वहाँ पे भी वो रुके रहे और उनकी तबीयत जो है नासाज रही और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि उनके जो वहाँ से जो ट्रीटमेंट था, जो टोटल हॉस्पिटल वगैरह और सारा जो बुक हुए हुए थे अमेरिका में हुए थे, डॉक्टर एक्सपर्ट वगैरह, मैं अल्लाह को जो मंजूर। अब जो ये खबर आई है, आप यकीन करें कि मतलब हम लोग को भी यकीन नहीं आ रहा था कि हम लोगों का कि कंफर्म एक उम्मीद सी थी कि अब उमर शरीफ साहब चले गए तो वो ठीक होकर वापस आएंगे, सबके दिलों में ये उम्मीद थी। तो लेकिन हर तरफ से, क्योंकि सब जगह से किसी को यकीन नहीं आ रहा था जब ये खबर आई, मतलब हम लोग भी शौक में आ गए थे क्योंकि हर तरफ अगर आप देखें पूरे मीडिया में इसी की बातें हो रही थी। मतलब बहुत ही, जब ये खबर आई है तो सबके दिल जो है उदास हो गए थे। तो मतलब इस वक्त सिचुएशन देखें कि अब उनको लाने की बात हो रही है। तो इंतकाल जर्मनी में हो गया। तो आज अभी जो अपडेट हमें फैमिली से जो मिली हुई है कि उमर शरीफ की जो नमाज जनाजा जर्मनी में अदा की जाएगी, फिर वहाँ से जो पीर के रोज़ 1 बजे जो है यानी आज, और यहाँ पे उमर शरीफ की मैयत को गुस्ल दिया जाएगा। फिर उमर शरीफ की नमाज जनाजा न्यूयॉर्क के मुकामी तुर्किश मस्जिद में जो है नमाज ज़ोहर के में अदा की जाएगी। और इसके ये भी कहा जा रहा है कि जो कतर एयरवेज है उसके जरिए उनकी मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। मेरे ख्याल कल तक मुतवक्के है ट्यूसडे। हाँ, क्योंकि अगर देखें जो प्रोसीजर यहाँ से जर्मनी, फिर वहाँ से लाना, फिर यहाँ से सिविल एविएशन की अप्रूवल और ये सारा, तो अब ये सब गवर्नमेंट और ये सब लोग इंटरफेयर हुए हैं। इस वक्त जो अगर हम देखें जो अपडेट जो मिल रही हैं, तो यहाँ पे हर कोई उनके घर पे भी आना जाना लोगों का लगा हुआ है क्योंकि उनकी फैमिली भी है, फिर लाहौर में भी है, फिर कराची में भी उनके थे। क्योंकि देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में लोग जो हैं उनको चाहते थे। और जैसे कि अभी जर्मनी में जो पाकिस्तानी, आप हैरान होंगी, जो दोस्त हैं, जो मेरे जो अकाउंट्स हैं ट्विटर पे, उस पर वो भी पूछ रहे हैं कि हमने कहा आप बताएं। हमने दोस्तों को भी कहा कि अगर करें वो जो पाकिस्तानी जर्मनी में उस शहर में है वो सब कहने हम जाएंगे। मतलब कि आप अच्छा अशरफ खान साहब, उमर शरीफ साहब एक बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट तो थे, लेकिन जो बाहैसियत इंसान उनकी खिदमत देखी जाए तो वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। आप जितने भी उनके कॉलीग्स हैं अगर उनसे बातचीत करें तो वो चुन चुन कर लोगों को लाए और उन्होंने सिखाया। बाकायदा लोग कहते हैं कि हमारे गुरु हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी लोग उन्हें अपना गुरु मानते हैं और कई और ममालिक। मतलब वो मैं 1-2 स्टेज ड्रामे खुद बहुत शौक से उनके देखता हूँ, जो इंडिया में भारत में जाके उन्होंने जब उन लोगों को बोला था तो वो मतलब हैरान हो गए थे। वो खुद कह रहे थे कॉमेडी किंग है। मतलब इंडिया में भी उनको कॉमेडी किंग कहते थे, यानी कि हाजिर जवाबी और मतलब ऐसे बंदे नहीं होते हैं। और इनकी एक वीडियो भी अभी चल रही है सोशल मीडिया पे, आप देख रहे होंगे, क्योंकि इनका बड़प्पन इतना था कि मोइन अख्तर साहब वो एक स्टेज शो में आए थे, फिर ये जाते हैं उनको, क्योंकि वो भी वो उनको बड़ा अपना मानते थे, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है, मगर वो उनसे बड़े वो मानते थे, तो उनका भी वो जाके घुटने को छू रहे हैं। मतलब वो वीडियो देखें, मतलब ये बड़ापन था उनका कि वो मानते थे कि सिर्फ मैं ही नहीं और भी हैं। मोइन अख्तर को भी हर लोग बहुत प्यार करते थे। बिल्कुल। अब वो अब हमारे साथ नहीं है। तो उमर शरीफ जो बादशाह थे हमारे मतलब कॉमेडी किंग के, वो भी अब हम में नहीं है, मगर ये है कि दिलों में हमारे हमेशा रहेंगे। दिलों में हमेशा वो हमारे रहेंगे। उमर शरीफ साहब का जो एक स्पॉन्टेनियस स्टाइल था, जो उनका जिसको हाजिर जवाबी कह लें, उसका जवाब नहीं था, और जो उनके तंज जिस तरह से वो बात करते थे दूसरों को वो लाजवाब कर देते थे, इसी वजह से वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। उनका जो फ़न था वो भी। अच्छा अशरफ साहब, उनका जो एक हाजिर जवाबी थी, स्पॉन्टेनियस स्टाइल, जो कि अगले बंदे को लाजवाब कर देता था। लोग कहते हैं ना कि लिखते हैं और फिर बोलते हैं, वो जो लिखते थे बोलते थे, लोग लिखते थे, और इसी तरह लोग उनके शागिर्द बने। ये हाजिर जवाबी, आपको लगता है कि अब उनके जाने से ये जो खला पैदा हो गया है इसको कोई पूरा कर सकेगा? मतलब उनके ये तो नामुमकिन है, बहुत बड़ा सवाल है ये। और जो उनके शागिर्द थे उनसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन अगर आप देखें स्टेज ड्रामे जो मैंने भी देखे में कि उसमें जब वो बोलते थे, बहुत सारे जो उनके साथ सीखने के लिए स्टेज ड्रामे में थे, वो कभी कभी खुद भी हंस जाते थे कि अब क्या जवाब बोले। तो क्योंकि ऐसी हाजिर जवाबी के अभी जैसे कि हमारी रिपोर्ट में भी चल रहा था, तो आप देखें तो
रुमाल का वो बता रहे हैं तो वो बंदा चुप, मतलब उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। अगला बंदा बिल्कुल चुप हो जाता था। मतलब ऐसी चीजें कि वो रुमाल बांधे में, तो उन्होंने कहा कि क्या रुमाल बेचते हो, अब वो सोच रहा है क्या जवाब दूं। तो मतलब इस तरीके का दिमाग इतना फास्ट जिसे बोलते हैं, मतलब इसे कहेंगे कि दिमाग जो है, मतलब जैसे हम नॉर्मल सोच रहे थे उससे बहुत आगे उनका चलता था। यानी कि आप बोल रहे हो उसी वक्त दिमाग में कुछ आए उसका एक्शन लेना वो भी आम सी बात नहीं है, इसलिए वो कॉमेडी किंग भी कहलाते थे। और मतलब इस वक्त अगर हम देखें, मतलब उनके बारे में क्या बोले, मैं भी बहुत उनके लिए बहुत छोटा हूँ जी। और यानी कि आप 66 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है और 66 साल में 50 साल, मतलब कि आप देखें 50 साल उन्होंने मतलब कि अपनी ज़िंदगी 50 साल उन्होंने वक्त किए हैं और किस तरह से लोगों को हंसाया, मुस्कुराते लोगों की ज़िंदगियों में बिखेरी हैं। वो एक बाकमाल आर्टिस्ट तो थे ही, लेकिन एक अच्छे इंसान भी थे और वो जिस तरह से लोगों की खिदमत करते थे छुप छुप कर, वो भी उनके पड़ोसियों ने कहा और उनके अखलाक के बारे में बताया कि कितना अच्छा उनका अखलाक था। कभी एक होता है ना, जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं तो आप में थोड़ा बहुत गुरूर आ जाता है, तो वो बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छे अखलाक से पेश आते थे। जी अशरफ साहब, आपने भी सुना कि जो पड़ोसियों ने कहा और हर कोई उनके बारे में यही कहता है कि बहुत ही अच्छे अखलाक के आदमी थे। दूसरा खिदमत जो खल्क के खुदा है, जो लोग हैं खुदा के लोग, उनकी खिदमत करते थे। जी बिल्कुल, जो जैसे कि बहुत सारे मतलब के हस्पताल उन सब की, क्योंकि ताजिर बरादरी में उनका ताल्लुक बहुत था और वो साबिक गवर्नर सिंध के भी मुशीर भी थे। तो जो आर्ट काउंसिल में लोग आते थे, बिजनेस कम्युनिटी आती थी, जो मसले मसाइल जो छोटे आर्टिस्ट होते हैं उनकी भी मदद कराने के लिए बैकअप पे वो हमेशा काम करते थे। यानी कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में बात करें और कराची में बात करें तो जो मसाइल हैं, तो महंगाई की वजह से हर कोई परेशान है, उसके बावजूद बीमारी में भी वो लोगों की मदद कर रहे होते थे। जब वो आते थे, जब बीमारी व्हील चेयर पे, आपको पता है आखिर में व्हील चेयर पे मूव कर रहे थे, तो उसमें भी वो लोगों से पूछते थे। जो हम आर्ट काउंसिल गए या उधर देखा तो एक दो प्रोग्राम में जब वो आए थे, उन्होंने वहाँ भाई कैसे हो, कोई मसला, मतलब उस वक्त भी बीमार वो हैं, वो अपना नहीं सोच रहे हैं, सामने वाले का सोच रहे हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप बीमार हो तो आप ये सोचते हो कि वो सामने वाला आके आपके बारे में पूछेगा भाई कैसी तबीयत है, क्या है, उसमें उल्टा उससे पूछ रहे हैं कि कोई मसला क्या हुआ, कोई मसला है क्या है बताओ। तो इस पे अगर हम बोले तो बहुत कम अल्फाज हैं। मेरे ख्याल है हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाएं, लेकिन उनकी जो खूबसूरती है, उनकी जो खिदमत ख़त्म नहीं होंगी। करोड़ों दिलों पर उन्होंने राज किया और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले आज हम में नहीं, लेकिन हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10, मैं हूं ज़हरा रज़ा। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। डॉलर की ऊंची उड़ान और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% का इजाफा कर दिया है। इंजन ऑयल, स्पेयर पार्ट्स और टायरों की कीमत दुगनी हो चुकी है और जो टायर थे, 2 टायरों की कीमत 60,000 रुपये से बढ़कर 1,20,000 रुपये तक पहुँच गई है और पेट्रोलियम मसनूआत भी हर 15 दिन बाद महंगी हो रही हैं और डॉलर की कीमत बढ़ रही है। इसी वजह से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उन्होंने 5% जो है वो किराया बढ़ा दिया है। इस हवाले से बात करेंगे अशरफ खान साहब आपसे। सर, मुसलसल हम देख रहे हैं हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। डॉलर स्टेगनेंट नहीं है, रुपी स्टेगनेंट नहीं है, डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है, जिसके असरात अब हम ट्रांसपोर्ट में भी देख रहे हैं। बाकी अब अशिया ज़रूरिया उनकी कीमतें देखें, वहाँ पर भी महंगाई हो रही है। अभी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में 5% का इजाफा हुआ। अगर हम देखें जो आपकी मईशत चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है तो रुपी डॉलर पैरिटी क्या है जी। अगर हम देखें 7 मई को डॉलर जो है 152 रुपये 28 पैसे पे था। हाँ। और 4.5 माह में आप देखें तो 18 रुपये महंगा होकर 170 रुपये से तजावज़ कर गया। हाँ। यानी $1 जो आप लेते थे वो अब उस पर आप 18 रुपये इजाफी दे रहे हैं। अब पाकिस्तान अगर हम देखें, ज़रा मैं आपको बताऊं कि सालाना 55 अरब डॉलर की इम्पोर्ट करता है। अब माहाना लें 5 अरब 6 अरब डॉलर की इम्पोर्ट आ रही है। तो
तो अगर आप हर डॉलर पे 18 रुपए ज़्यादा देंगे तो हर चीज़ जो बाहर से आ रही है वो महंगी पड़ेगी। अब 4.5 माह का इम्पैक्ट अगर हम देखें तो इसमें जैसे कि गुड ट्रांसपोर्टर की स्टोरी हमने की, तो वहाँ जब गए तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई जो टायर था 60,000 रुपये की जोड़ी आती है। अगर आप देखते हैं 22 व्हीलर ट्रॉलर जो होता है 22 व्हील होते हैं यानी 22 टायर, अब उसमें 2 टायर की जोड़ी कहलाती है, वो पहले 60,000 रुपए की थी, अब 1,20,000 यानी दुगनी। अब उसके बाद बैटरी की बात करें, बैटरी की कीमत भी बढ़ गई है। आप कोई चीज भी लें, जो स्पेयर पार्ट्स की बात, क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट और डॉलर महंगा हो रहा है, आप ज्यादा दे रहे हैं तो पाकिस्तान में उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। यानी टायर तो टायर, जो टायर जिस रिम पे लगता है उसकी कीमत दुगनी हो गई है। अब जो कॉस्टिंग है, यानी ये सब जब कॉस्टिंग आती है वो ट्रांसपोर्टर कोई भी वो अपनी जेब में नहीं डालता है, वो मुंतकिल करता है किराए की शक्ल में। जब वो किराए में, जैसे कोई भी सामान अगर आपने माल मंगाया और लाहौर भेज रहे हैं, पेशावर भेज रहे हैं, अब बाहर से माल आया गाड़ी पर लोड हुआ और यहाँ से वो लाहौर जा रहा है, एक ट्रिप पे जैसे 5% जो बोला, एक ट्रिप पे 10 से 12,000 रुपये अगर बढ़ते हैं तो आप लगा लें कि हर चीज़ जो है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। महंगाई की रफ्तार जो हम देखें, अभी हम अक्टूबर में आए, अक्टूबर और नवंबर जो माहिरीन कह रहे हैं कि महंगाई की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाएगी। कि एक तो ये डॉलर बढ़ना है, साथ में अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि कंटेनर जो इंपोर्ट करे थे बाहर से जो आते हैं कंटेनर के अंदर, इस वक्त कोविड के बाद पूरी दुनिया में कंटेनर नहीं मिल रहे हैं। यानी आप हैरान होंगे, सिर्फ चाइना से जो कंटेनर आ रहा था वो $800 का था, इस वक्त 10,000 11,000 डॉलर किराया है सिर्फ, यानी 1.5 लाख रुपए का किराया 20 लाख पे पहुंच गया। सही सही। अच्छा सर, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सदर गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राना मोहम्मद असलम साहब, उनसे भी जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना मोहम्मद असलम साहब। सर, ये गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% का इजाफा कर दिया है और हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ज़ाहिर है डॉलर की कीमत बढ़ गई है और उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं, तो अभी 5% इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से हमें बताइए कि इसके बाद जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं या इंजन ऑयल है या टायर्स हैं, इन सब की कीमतें महंगी हो गई हैं। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरह पाकिस्तान में हर रोज हर एशिया की चीज जितनी भी चीजें हैं उसकी कीमतें बढ़ रही हैं जी, इसी तरह पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के जो मामलात हैं वो भी दिन दिन खराब होते जा रहे हैं। जैसे कि हर 15 दिन के बाद डीजल की कीमत बढ़ रही है, टायरों की कीमत बढ़ रही है, स्पेयर पार्ट की कीमत बढ़ रही है, तो इससे ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। हमारे लिए दिन दिन मुश्किलात पैदा हो रही है। तो हमने तो बारहा हुकूमत से अपील की थी कि महंगाई को कम करने के लिए डीजल की कीमतें कम करें, क्योंकि जब डीजल की कीमत बढ़ेगी तो किराए बढ़ेंगे, किराए बढ़ेंगे तो इसका जो असर है वो गरीब आवाम पे पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि गरीब की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये गवर्नमेंट तो सिर्फ बनी है मेरे ख्याल में बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े इंडस्ट्रियल जो लोग हैं जो कैबिनेट में बैठे हैं वो गरीब की बात ही नहीं करने देते। अच्छा राना असलम साहब, ये भी हमें बताइए कि जब हम देखते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल महंगा होता है तो फौरन से जो किराए हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब पेट्रोल कम होता है या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो कभी हमने ये नहीं देखा कि किरायों में कमी आई हो। इसकी क्या वजह है? नहीं जी, बिल्कुल ये बात गलत है। जब भी डीजल की कीमतें कम होती है किराए कम होते हैं, बल्कि उसी दिन कम हो जाते हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल बात गलत है। जैसे ही डीजल की कीमतें कम होती है हमारे किराए फौरी कम हो जाते हैं। लेकिन मोहतरमा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डीजल को आप छोड़ दें, आप देखें कि जो दूसरे गाड़ी के स्पेयर पार्ट हैं, जैसे टायर है, बाकी स्पेयर पार्ट है, रिम है, बैटरी है, ये सब चीजें 2 गुना ज्यादा रेट बढ़ गया इनका जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत को तो पूछने वाला नहीं है कि अगर कोई ड्यूटी बढ़ती है तो 10% बढ़ती है, 20% बढ़ती है, तो उससे फर्क पड़ता है 10-15 हज़ार का। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक चीज 60,000 की आ रही है वो डबल हो जाए 1,20,000 की हो जाए, तो कोई चेक बैलेंस भी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि वफाक में गुड ट्रांसपोर्ट की नुमाइंदगी के लिए कोई गुजारिश नहीं है, जिसकी वजह से कोई पूछने वाला नहीं है ट्रांसपोर्ट के मामलों के लिए। अच्छा राना साहब, अगर हम देखें जो पूरे माल जो है अंदरूनी मुल्क जो जाता है कराची से, क्योंकि पोर्ट बंदरगाहें हैं 2, तो यौमिया कितने ट्रक जाते हैं और इसका इम्पैक्ट जैसे कि जो फर्क पड़ रहा है वो कितना ज्यादा आएगा? देखिए जी, कराची में तो रोजाना की बुनियाद पर 15 से 16 हज़ार गाड़ी आती है, माल बरदार गाड़ी है जो, और इतनी ही लोड करके वापस जाती है। लेकिन अब हालात ये है कि 25-30% गाड़ी जो है वो रुक गई है, स्टॉप हो गई है।
उनका पहिया रुक गया, उन्होंने गाड़ियां अपनी रोक दी है क्योंकि किराए कम है और अखराजात ज्यादा है। इस वजह से मतलब ट्रांसपोर्ट जो है माली मामलों का शिकार हो गया है। तो ट्रांसपोर्टों के लिए कारोबार जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि भी हमारी 30% गाड़ियां तो रुक गई हैं। तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आगे पर महीने 2 महीने के बाद और भी गाड़ियां जो रुकनी शुरू हो जाएंगी। जी राणा साहब, आपने हमसे भी बात की थी और जो बताया था कि अगर ये सिलसिला जारी रहा, सारी कीमतें बढ़ती रही तो ये ट्रांसपोर्टर का पहिया रुक जाएगा। तो इससे अगर रुक जाता है खुदा ना खास्ता, तो जो सप्लाई चेन टूटेगी उससे कीमतें तो कम नहीं होंगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, अगर ये पहिया रुकता है तो 2 लोग गाड़ियां चलाएंगे, वो मनमाने किराए मांगेंगे, फिर किल्लत पैदा होगी मेडिसिन की, फूड की। तो हुकूमत कहेगी कि ये ट्रांसपोर्ट का कसूर है। तो ट्रांसपोर्ट तो बार बार अपील कर रहे हैं कि आप सिस्टम को चलने दें। गरीब तो पहले मरा हुआ है। हर आदमी ट्रांसपोर्ट को छोड़ के देखने की, हर आदमी जो है वो अपने मामलात में गिरा हुआ है। उसको अपने सारा दिन रोटी की, बच्चों की बड़ी होती है कि मैं फीस दूं, बच्चों की रोटी का बंदोबस्त करूं या बिजली का बिल दूं। इसी तरह ट्रांसपोर्ट भी परेशान है कि हमारे मामलात है कि अगर हम डीजल वाले के पैसे देते हैं तो टायरों वाले के बकाया आ जाते हैं, अगर टायरों वाले को पेमेंट करते हैं तो स्पेयर पार्ट के बकाया होते हैं। हमारा भी सिस्टम इसी तरह चल नहीं रहा और मजबूरन हम लोग अभी मशवरा पंजाब से मुझे मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट यूनिट से फोन आ रहे हैं जी कि हम अपने कारोबार को बंद कर दें क्योंकि इतना लॉस जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है। जो 100-200 गाड़ी फ्लीट के मालिक हैं वो परेशान है, ड्राइवरों को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है तो हमारे लिए दिन ठीक है राना मोहम्मद असलम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से अशरफ साहब ये कहा, साफ कह दिया गया है कि हम कम किरायों में जो है वो माल डिलीवर नहीं करेंगे। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। खुद अगर ऐसा होता है तो आप सोचें कि वैसी ही कीमतें कम है और जब शॉर्टेज होगी तो और महंगाई बढ़ेगी। इस सिलसिले में मेरे ख्याल है फौरी तौर पर कोई इकदाम करने की जरूरत है। एक और खबर को शामिल करेंगे लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अब बात करेंगे मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से। हमने देखा कि मेडिकल स्टूडेंट्स का जो एहतजाज है वो जारी है और हमने देखा एडमिशन टेस्ट हुए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से। उसके बाद जो तलबा और तालिबात थे उन्होंने एहतजाज किया कि टेस्ट जो है वो दोबारा लिया जाए क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट हुआ था और उनका कहना था कि वाईफाई सही नहीं चल रहा था, वाईफाई बंद कर दिया गया और अब उनका मुतालबा है कि फिजिकली टेस्ट जो है वो दोबारा लिया जाए। सिंध हुकूमत का यहाँ मौक़िफ़ सामने आया। सिंध हुकूमत का कहना है कि पीएमसी को वफाक से ख़त्म किया जाए और वफाक जो है मुसलसल सूबों में मदाखलत कर रहा है और ये मुतालबा है सिंध हुकूमत का। उन्होंने कहा है कि इस तरह जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। इस हवाले से बात करते हैं। जी अशरफ साहब। जी अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी मतलब की बात है कि जो अच्छे पढ़ रहे थे तलबा वो फेल हो गए। ये तो क्वेश्चन मार्क है ना जी। यानी पूरे साल जिसने पढ़ा और उसने ऑनलाइन पेपर जब दिया तो होता ये है कि ऑनलाइन हमने भी काम कर रहे होते तो जब आपका इंटरनेट नहीं चलता है आप आंसर डाल के उसको सबमिट करते हैं वो इंटर नहीं होता है। अब उसका एक टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। राउंड जब आप ऑनलाइन पेपर जब आप कर रहे होते हैं तो उसके टाइम फ्रेम में आपको जवाब देना होता है। अब आपके यहाँ इंटरनेट जो है स्लो हो गया, जब आपने इंटर किया वहां पे नहीं आता है तो वो उसको अगले फेज पे ले जाता है। आप समझते हैं आपने फिल कर दिया। हैरान कुन बात ये कि सिंध हुकूमत ने बहुत बड़ा ये मुतालबा किया है कि जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है उसको खत्म कर दिया जाए और ये भी कहा है कि वफाक सूबाई मामलात में मदाखलत ना करे। और ये बच्चों उन मेडिकल तलबा का मामला है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट थे वो फेल हो गए। ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये तो मतलब आखिरी हद है। और अगर वो डिमांड कर रहे हैं कि रीटेस्ट दोबारा टेस्ट लिया जाए तो इसमें हज क्या है, क्यों दोबारा टेस्ट नहीं लिया जा रहा? अब ये जो कमीशन के बाद एक वो जो सिस्टम है वो कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन पेपर हमने ले लिया और उसका एक टाइम फ्रेम था, अब उसमें इंटर किया, आप फेल हो गए, अब आप वेट करें अगले साल, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। अब अगर आप कर रहे हैं तो आप पहले तो आप सिस्टम तो देखें पाकिस्तान में अगर आप जा रहे हैं या तो आप सर्विस दें उनको। अब कोविड की वजह से अगर मसला था अब वो घर से कर रहा है तो देखें पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सब अमीर नहीं है, 5% लोग हैं अमीर हैं, बाकी अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं वो आप जाके बाहर देख सकते हैं। ये जो अफसरान बैठे हुए ये अपने दफ्तर से तो बाहर नहीं निकलते हैं तमाम सरकारी इदारों में।
लेकिन जब वो बच्चों को जाके देखें आप, मतलब खुदा ना खास्ता वो जो बच्चे जहनी जो मरीज बन गए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी खबर आ जाए, उससे पहले आप फैसला कर लो जी। इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि आप दोबारा टेस्ट नहीं दे सकते। मतलब कि वो बच्चे, मतलब आप सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट लड़का और लड़की थे वो फेल हो गए। ये तो क्वेश्चन मार्क पूरे सिस्टम पे आ रहा है ना, यानी कि जो पहले पढ़ते हुए आए और टॉप रैंकिंग पे जा रहे थे और वो फेल हो जाए, तो या तो सिस्टम आपका खराब है या वो बच्चों ने एक साल में ऐसी तबाही हो गई। कोविड के बाद सबके लिए मुश्किलात हुई है, सिर्फ पाकिस्तान और आपने बिल्कुल सही कहा अशरफ साहब कि जो बच्चे हैं हमारे वो जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। अब कोविड के दौरान वैसे उनको इतना रिलीफ दे दिया गया, फिर अचानक से उन पर इतना बर्डन डाल दिया। मेरी कजिन है, आज उसके 2 पेपर हैं एक ही दिन में। अब वो 2 पेपर जब एक साथ लिए जा रहे हैं तो कल उस पर इतना प्रेशर था कि वो रो रही थी और पैनिक कर रही थी बहुत ज़्यादा। सबने उसे मिलके समझाया कि नहीं हो जाएगा, कि इतना हो रहा था कि खुदा ना खास्ता कोई गलत कदम भी बच्चे उठा सकते मतलब हैं। आप देखें ना, अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे दोस्त भी हैं और मैं जा रहा हूँ, मेरी पूरे साल तारीफ होती है कि भाई ये बहुत अच्छा पढ़ता है, इसके साथ बैठो, ये आपको सिखाएगा, कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे पढ़ता है। क्योंकि घर वाले भी यही कहते हैं ना, अगर बच्चा कमजोर हो कहते हैं कि भाई कौन है, उससे दोस्ती करो जो अच्छा पढ़ता है, तो उसके जो नोट्स वगैरह लो तो आपका थोड़ा सा अट्रैक्शन वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो सिस्टम ही पूरा तबाह हो गया है। यानी कोविड के बाद वो लगता है वो पूरा सिस्टम कोविड में चला गया। यानी वो तलबा, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिसने पीएमसी के पेपर दिए और जो मेडिकल के तलबा हैं जो कि हमारे मतलब आगे चल के फ्यूचर हैं, यानी डॉक्टर्स आने हैं, नई जनरेशन को आना है, और उसमें जो अच्छे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट, ये तो मतलब ये वाली खबर जब मैंने देखी थी और मैं मतलब ये तो सबको फौरी तौर पे एक्शन में आना चाहिए, चाहे वफाक हो या सूबाई हुकूमतें हों। कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक लिख के दे दिया वो वापस नहीं हो सकता है। आप खुद बैठे उस बच्चे को बुलाएं जो फेल हो गए, सामने बैठ के आप टेस्ट ले लें। मतलब अगर आप ऑनलाइन सिस्टम आपका बैठा हुआ है, आपने आज तक नहीं किया, देखिए पूरी दुनिया का बताएं। अशरफ साहब, अभी हम देखें कि कोरोना की जो SOPs हैं उस पर काफ़ी उसको ईज कर दिया गया है। हम देख रहे हैं तफरीह मकामात खुले हुए हैं, ऑफिस में अब फुल अटेंडेंस कर दी गई है। तो अभी भी ऑनलाइन टेस्ट लेने का क्या सिलसिला है? आप फिजिकली गैप के साथ बच्चों को बिठाएं और टेस्ट लें जैसे पहले होते थे। मगर ये तो आप तो अच्छा मशवरा दे रही हैं, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना जो बैठे हुए वहाँ पे, उनको एक कोविड का एक मरासला जारी हो गया है और वो ताहयात जो जब तक वो दोबारा से कोई मरासला नहीं आएगा वो दूसरी कदम पे नहीं जाएंगे। मतलब वो बच्चों की जिंदगियों से, उनकी लाइफ से खेल रहे हैं, उनकी फ्यूचर से खेल रहे हैं। और मतलब कि ये तो आखिरी बात है कि अगर वो बच्चे एहतजाज करें उनकी सुन तो लो। अब वो जरूरी थोड़ी कि सब गलत हों, आप बैठाएं उनको सामने बैठा के उनका टेस्ट लें। इसमें क्या मसला हो गया है? आप जब कोविड में क्लासेस अब शुरू हो गई हैं, एक दिन छोड़ के हाफ लोगों के टेस्ट ले लें आप। अगर आपका सिस्टम बैठा हुआ है तो ये माने आप। अगर आपके पास दो सिस्टम देखें, अगर मैं यहाँ से ऑनलाइन कनेक्ट हो रहा हूँ तो उनका भी ऑनलाइन होना चाहिए। अब अगर मेरा है, जैसे हम ऑफिस में भी काम कर रहे होते हैं, हमारा क्या होता है कभी कभी नेटवर्किंग काम नहीं कर रही होती। बहुत सारे नेट में हम देखते हैं हमारी मीटिंग्स हो रही होती हैं जूम पे, इंटरनेट की वजह से स्टक हो जाता है। मसाइल ऐसे हैं जो आते हैं, हर जगह पर आते हैं। तो मेरे ख्याल है हुकूमत को, सिंध हुकूमत ने तो कहा है, वफाक क्या इस हवाले से काम करती है, दोबारा टेस्ट होता है या नहीं, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमने बहुत ही अहम मौज़ूआत के हवाले से बात की। कुछ और मौजू शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं जहरा रजा। आप बात करेंगे लेजेंडरी आर्टिस्ट उमर शरीफ साहब की, जो कि हमारे बीच अब नहीं रहे। बड़े अफसोस के साथ आज हर दिल गमज़दा है, दुखी है। और ऐसा शख्स जिसने 50 साल लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, जिनका काम ही लोगों में खुशियां बिखेरना था। और अब जब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे, हम उनकी मुस्कुराहटों का कर्ज तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश होगी हमारी कि हम आज उनको खराज अकीदत पेश कर सकें। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद असफानी, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। जी वाजिद, अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम ज़ारा, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। वाजिद, बताइएगा कि आप उमर शरीफ साहब के घर के बाहर मौजूद हैं, तो क्या हालात हैं? लोग जो कल से अब तक आ रहे हैं, उनके क्या तासुरात हैं?
जी अभी तो उनकी रहाइश गाह के बाहर मैं मौजूद हूँ, जो गुलशन इकबाल में ब्लॉक 3 में वाक़ है। ये उमर शरीफ की पहली अहलिया फरादीवा का मैका है, जहाँ पे उमर शरीफ कुछ अरसे कबल ही यहाँ पे शिफ्ट हुए थे उनके बेटे जवाद और फवाद के साथ, जबकि उनकी जो बेटी हिरा है उनका गुज़िश्ता साल फरवरी में इंतकाल हो गया था। यहाँ पे हफ्ते से लोगों का ताज़ियत के लिए आना शुरू हो गया सिलसिला, और कल और इतवार की शाम तक, रात तक काफ़ी लोग यहाँ पे ताज़ियत के लिए आए। आज चूँकि वर्किंग डे है तो शाम में लोगों का यहाँ पे आने का सिलसिला शुरू होगा ताज़ियत का। इस वक्त इलाके में सफाई का काम जारी है और उमर शरीफ की गली में इस वक्त सफाई की जारी है। ज़ाहिर है यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, तंबू लगा हुआ है और उसकी सफाई। अभी फ़िलहाल कोई ताज़ियत के लिए सुबह से जब तक आप मौजूद हैं कोई यहाँ पे आया नहीं है, और शाम में लोगों का आने का सिलसिला शुरू होगा। सही। अच्छा वाजिद, अगर उन उमर शरीफ साहब की बात की जाए तो वो एक कमाल आर्टिस्ट तो थे ही, लेकिन वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, और जिस तरह से वो लोगों से मोहब्बत करते थे, उनके पड़ोसियों का इस हवाले से क्या कहना है? जी यहाँ पे जितने भी हमारी रहायश गाँव से पड़ोसियों से उनसे बात हुई है, उनकी बहुत कम उमर शरीफ से मुलाकात रही है, क्योंकि उमर शरीफ को यहाँ पे शिफ्ट हुए बहुत कम वक्त हुआ था। हमारा जाना हुआ था उमर शरीफ की वहाँ रहायश गाह जहाँ पे वो पैदा हुए थे, उस्मानाबाद, वहाँ का ताज मोहम्मद कंपाउंड, फतेह मोहम्मद कंपाउंड जहाँ वो पैदा हुए थे, वहाँ पे हमारी रहायशों से बात हुई, जहाँ पे उमर शरीफ ने अपनी ज़िंदगी की 22 साल गुजारे थे, और वो आज भी उमर शरीफ को याद करके बहुत रोते। बाद उनकी मैयत यहाँ लाने के इंतजाम किए जाएंगे। अभी उनके डेथ सर्टिफिकेट और उनके कागजात की तैयारी का सिलसिला जारी है। इम्कान ये है कि मंगल को उमर शरीफ का जस्ते खाकी कराची के लिए रवाना होगा, और बुध को उनकी नमाज जनाजा कराची में क्लिफ्टन में वाक़ उनके उमर शरीफ पार्क में अदा की जाएगी। उसके बाद उनकी तदफीन क्लिफ्टन में वाक़ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार भी की जाएगी। ये मैं आपको बता चलूँ कि ये उमर शरीफ की अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में पहली मैयत नहीं होगी। अब्दुल्ला शाह गाजी के अलावा वहाँ पे तकरीबन 1.5 दर्जन की करीब कब्रें वहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें अब्दुल्ला शाह गाजी के चाहने वालों की कब्रों के अलावा कुछ और जो पाकिस्तान के मारूफ शख्सियात हैं उनकी कब्रें भी वहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें अल्लामा शाह अहमद नूरानी, कायद आज़म मोहम्मद अली जीना की हमशीरा शीरी जना, अलहाज खुर्शीद अहमद जो मारूफ नातख्वां हैं। इसके अलावा तहरीक पाकिस्तान की जो कारकुन थी बेगम शाइस्ता करामुल्लाह, उनकी भी मैयत वहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वाजिद असवानी, हमें अपडेट कर रहे थे। सलीम आफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि एक कॉमेडियन है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सलीम साहब, उमर शरीफ साहब की बात की जाए तो बड़ा साथ था, और आपको वो मेरे ख्याल लेकर भी आए थे इस स्टेज जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसके अंदर। क्या कहेंगे उनके बारे में, उनका जो फन था और वो किस तरह के इंसान थे, ये भी बताइए। बस इंसान तो जाहिर है, लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वली शेख साहब, उमर शरीफ साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें खराज अकीदत पेश कर सकें, क्योंकि उनकी मुस्कुराहटों का जो उन्होंने इतने समझी जाती है, वहाँ उमर भाई ने हमारे मुल्क की शनाख्त कराई है कि पाकिस्तान एक मुल्क है और वहाँ के ये उमर शरीफ के आर्टिस्ट है, कॉमेडियन। तो उमर भाई का कोई नंबर बदल ही नहीं है और ना आ सकता है उमर भाई जैसा। बिल्कुल आपने सही कहा वली शेख साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। सलीम आफरीदी साहब आप मौजूद हैं। जिस तरह से वली शेख बता रहे थे, स्पॉन्टेनियसली जो सबको वो लाजवाब कर देते थे, ये टैलेंट मेरे ख्याल है उस तरह से हमें देखने को अब नहीं मिलेगा। आप देखें कि जैसे यानी उनकी नकल करके फनकार बन गए, करोड़ों कमा रहे हैं। कपिल शर्मा को देख लें, जी जी, और बेशुमार खर्च, यानी जिसकी सिर्फ नकल करके सैकड़ों फनकार अपनी रोजी कमा रहे हैं और मशहूर हो रहे हैं, वो खुद क्या चीज होगा। वो पूरा एक इदारा था, एक अलग इंडस्ट्री था, वो उसमें एक पूरा शोभा, उस वक्त जब वीडियो कैसेट का दौर था, पूरा वो मीडियम पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने हमारे साथ दिखा के नए आर्टिस्टों को खाना खिलाते थे। तो वो कैसे शख्स होंगे कि इतना प्यार करना और इतने मजे समझाना कि देखो इस तरह होगे, इस तरह ये करो, इस तरह। मैं एक चीज कही ना आपसे कि समझने के हमारे मुल्क से अकेडमी खत्म हो गई। तो उमर भाई जैसा प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला शख्स मैंने नहीं देखा बिल्कुल अभी तक। बहुत शुक्रिया वली शेख साहब आपका, सलीम आफरीदी साहब आपका।
आप दोनों ने हमें वक्त दिया और हमने साहब को एक छोटा सा खराज अकीदत पेश करने की कोशिश की। लाखों और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले उमर शरीफ साहब, एक लेजेंडरी आर्टिस्ट, किंग ऑफ कॉमेडी, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमेशा ये हमारे दिलों में इसी तरह ज़िंदा रहेंगे और उनका फ़न और उनका जो हुनर था, उनका जो काम था, आज भी लोग उससे सीख रहे हैं और हमेशा सीखते रहेंगे। मज़ीद बात करेंगे, एक और टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, स्टार्टअप के हवाले से बात करेंगे। कराची में स्टार्टअप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है, बिज़नेस ये बूस्ट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कराची में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस हवाले से, और कराची जो कि हब समझा जाता है कारोबार के हवाले से, रोज़गार के हवाले से। तो स्टार्टअप बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अब बात करेंगे स्टार्टअप बिज़नेस के हवाले से। स्टार्टअप बिज़नेस की बात की जाए तो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सरमायाकारी इसमें हुई है, और कराची की स्पेशली बात की जाए, शहर कायद की, तो इसको हब कहा जाता है। यहाँ पर लोग अपने रोज़गार के लिए आते हैं, और सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी ये बेस्ट है जो कि अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप का स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, और वो लोग जो कि अभी कराची में आकर अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए एक बेस्ट जगह है। चाहे वो एक छोटा सा ठेले लगाने वाला हो, रेडी वाला हो, या फिर कोई दुकान वाला, तो ये बेस्ट जगह है। खुरम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, कहा जा रहा है कि इस रवां साल जो है स्टार्टअप बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, इस हवाले से हमें बताइए। और शहर कायद जो कि हब समझा जाता है, बहुत सारे लोगों के रोज़गार इस शहर से वाबस्ता हैं, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट करता है ये शहर, तो ये आइडियल है उन लोगों के लिए जो अपना रोज़गार शुरू करते हैं, चाहे वो छोटा सा कारोबार क्यों ना हो। तो कितनी जो सरमायाकारी हुई है उस हवाले से हमें बताइए। जी देखें, कराची तो ऑफकोर्स जो है वो एक माँ की हैसियत रखता है और सबको अपने जो है वो लैब में लेती है, और जो भी आता है उसको जो है कराची एक्सेप्ट करती है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि पालती है उसको, और जो है रोजगार फराहम करती है। कराची तो किसी भी मुल्क का एक शहर होता है जो खास, जिसमें जो एक मेगापोलिटन होता है, मेट्रोपोलिटन होता है, तो वो हमारा कराची ऑफ कोर्स। और जो भी जिस सूबे से भी आया है, जिस जगह से भी आया है, कराची ने उसको माशाल्लाह से से हमेशा जो है वो अच्छा रोजगार फराहम किया है, और वो खालियात नहीं किया, ये मैं कहूँगा। दूसरी बात ये कि ऑफ कोर्स कराची में हमें इन्वेस्टमेंट बहुत करनी है, कराची के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत इन्वेस्टमेंट करनी है। कराची को इससे फायदा तो सब लेते हैं, बट जब उसको ठीक करने की बात आती है, बेहतर करने की बात आती है, तो उसको लवारे छोड़ दिया जाता है। तो ये एक बड़ी बहस रही है हमारी, नंबर वन। दूसरा ये कि स्टार्टअप स्पेस में जो यंग हमारी जनरेशन है, आपको पता है हमारी जो इकोनॉमी है, इसमें जो हमारी आबादी है, आबादी में तकरीबन 50% से ज़्यादा हिस्सा उन लोगों का है जो कि 20 साल या उससे कम है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा है। जवान हमारी जो आबादी है वो जवानों में ज़्यादा मुश्तमिल है। तो मेरे ख्याल में अब ये स्पेस जो है वो शुरू हो रही है, और इसमें स्टार्टअप्स में जो है बड़े पैसे माशाल्लाह से आ रहे हैं, ट्रैक्शन क्रिएट हो रही है कि यंग जो हमारे लॉट है, यंग जनरेशन जो हमारी है, वो बिजनेसेस स्टार्ट कर रही है। वो अपना खुद का जो है बिजनेस स्टार्ट कर रही है। वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है, नॉन टेक्नोलॉजी भी है, और उसमें सिर्फ कराची नहीं, ऑफ कोर्स उसमें लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है, और दूसरे छोटे शहर हैं जहाँ से जो है यंगस्टर्स हमारे आ रहे हैं, कोई ना कोई आइडिया लेकर आ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और ग्लोबल स्केल पे जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को। वेंचर कैपिटल जो कि इस खास एरिया के लिए इन्वेस्टमेंट फंड पूरी दुनिया में, तो वहाँ से जो है पैसा आ रहा है, खासकर अमेरिका से, यूरोप से पैसा जो है वो आ रहा है। और आप ये देखें कि जो सिलिकॉन वैली है, जो अमेरिका की एक स्टेट है, उसके अंदर जो है खास एरिया है जहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो है बहुत ज़्यादा काम हुआ है पूरी दुनिया में। ये फेसबुक वहीं से निकला है, एप्पल वहीं से निकला है, अमेज़ॉन वहीं से निकला है, बड़े बड़े दुनिया के, गूगल वहीं से निकला है। तो ये सारे बड़ी जो
कंपनीज हैं जो आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत सबसे आगे हैं और इनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल। अच्छा खुर्रम साहब, हमने देखा है, जैसे आपने अभी ऑनलाइन बिजनेस की बात की, ई कॉमर्स की बात की, तो अब जो हमारी यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरफ आ रही है और उनके पास नए नए जो भी आइडियाज़ हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस का रुझान जो है वो बढ़ रहा है और स्टार्टअप्स जो है हमने देखे हैं कि वो न्यू बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर जो लोग हैं वो ऑनलाइन ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें आप कितना देखते हैं, कितनी उसमें ऑनलाइन बिजनेस का क्या सक्सेस रेशियो है? देखिए, पाकिस्तान तो अभी शुरू हो रही है, पाकिस्तान इकोनॉमी अभी ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं और कोविड के दरमियान और कोविड के बाद भी जो ऑनलाइन बिजनेसेस है उन्होंने बहुत फ्लरिश किया है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में फ्लरिश किया है। और पाकिस्तान में ई कॉमर्स की जो मैं मार्केट आपको बताऊं तो तकरीबन कोई 4 से 5 अरब डॉलर की मार्केट है। और अगर आप 2023-24 का देखें कि कितनी ग्रो कर जाएगी हमारी मार्केट, तो तकरीबन डबल हो जाएगी, 7 से 7.5 बिलियन डॉलर की मार्केट हमारी ई कॉमर्स की सिर्फ बन जाएगी। अब इसमें डिफरेंट तरीके के जो बिजनेसेस हैं, उसमें कपड़े बेचते हैं लोग, उसमें जूते हैं, उसमें शॉपिंग के अलावा खाना पीना है, बहुत सारी चीजें। आप देखें आज ऑर्डर पर आप जो है वो घर पे बैठे बैठे अपना फूड ऑर्डर करते हैं, घर पे बैठे बैठे कपड़े ऑर्डर करते हैं, घर पे बैठे बैठे जूते ऑर्डर करते हैं, बहुत सारा काम जो है घर बैठे होता है। शॉपिंग मॉल में, प्लाजाज में अब लोग कम जाते हैं रिलेटिवली, और घर पे बैठ के जहाँ ऑफिस में होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, जो है ऑर्डर करते हैं। तो ई कॉमर्स है, इसमें बहुत पैसे आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक नंबर्स बताता हूँ। अभी जो जनवरी से लेकर सितंबर तक का जो एक अरसा गया है, ये 9 महीने, इसमें तकरीबन $300 मिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट बिजनेसेस में आई है, जिसमें ई कॉमर्स है, जिसमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जिसे हम फिनटेक कहते हैं, पेमेंट्स जो होती हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं मोबाइल के थ्रू, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, मोबिलिटी है, उसके अलावा फ्रीट है, उसके अलावा जो है आपके पास हेल्थ टेक है। हेल्थ में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, आपके पेशेंट को जो है मिलवाना टेक्नोलॉजी के थ्रू, और फिर दवाइयों को जो है वो आपको ऑनलाइन जो है वो बेचना, और फिर साथ साथ जो है क्लिनिक्स को स्मार्ट करना, ताकि जो है हर चीज जो है वर्चुअल हो, मरीज को घर बैठे बैठे जो है वो अच्छी जो है सेहत मुहैया की जा सके और ज्यादा वेट ना करना पड़े, और एक अच्छी सस्ती और बेहतरीन एक्सेस टू हेल्थ होनी चाहिए। फिर एजुकेशन में बहुत काम हो रहा है। आपको पता है हमारे यहाँ 25 मिलियन बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल है, और दूसरे 25 मिलियन बच्चे जो है उनको एवरेज एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं मिल रही। तो ये ऑनलाइन कंटेंट की बात हो रही है, गेमिफाई करने की बात हो रही है एजुकेशन को, तो इन सब में पैसा अच्छा खासा आ रहा है, और खासकर गोरे इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है, वेंचर कैपिटल का पैसा आ रहा है। तो $300 मिलियन तो इस साल में आ गया। अगर आप इसे 6 साल का मुआवजा करें तो टोटल जो है $500 बिलियन, तकरीबन $500 मिलियन, $50 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है इस वक्त डिफरेंट कैटेगरी में आया है। ई कॉमर्स, फिनटेक, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ टेक, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सब में आहिस्ता आहिस्ता पैसा आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा जो है वो पोटेंशियल है, यंगस्टर्स अपनी जगह हैं, मार्केट बहुत बड़ी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट जो है पॉपुलेशन है दुनिया में हमारी, तो अच्छी खासी जो है वो सर्व करने की कैपेसिटी है। तो ये सही। अच्छा खुर्रम शहजाद साहब, ये भी बताइए कि स्टार्टअप बिजनेस जो है वो मुल्क की जो तरक्की है उसमें कितना उसका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी इसको काफ़ी प्रमोट किया और उसके लिए आसान कर्जे भी दिए गए कि जो हमारी यूथ है अगर वो कोई स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उनको काफ़ी जो है इंसेंटिव्स दिए गए हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल। देखें, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, और अभी ये जो भी पैसे आ रहे हैं ये ज्यादातर जो है यंगस्टर्स खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि जो हमारे रेगुलेटर्स हैं उनको ये रियलाइज होना शुरू हुआ है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और गवर्नमेंट ने खुद भी जो है इस चीज पे एम्फेसिस किया कि एनवायरनमेंट को इतना अच्छा बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, ताकि ये जो यंग जनरेशन है हमारी ये अच्छी तरीके से ऑपरेट करे और ये अट्रैक्ट करे इन्वेस्टमेंट को। जैसे स्टेट बैंक ने ये किया, अलाउ किया कि बाहर भी कंपनियां बना सकते हैं और बाहर पैसा अट्रैक्ट करें और फिर पाकिस्तान में लेकर आए। पहले ये अलाउड नहीं था, तो स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा ये काम किया। SEC ने, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कंपनीज को देखता है, कंपनीज के लॉ को देखता है, कंपनीज की कोड ऑफ कंडक्ट को देखता है, तो उसने भी ये किया कि यंग कंपनीज को मौका दिया आगे आने का कि आप रजिस्टर करें और आप जो है इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ, और जहां आपको जरूरत है हमारी, आप उसमें जो है हम पेश है। तो ये बड़ा अच्छा है कि रेगुलेटर्स की तरफ से अब माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और उनकी ये रेगुलेटरी चेंजेस भी हैं, रिजीम थोड़ी आसान हुई है हमारी, जिसमें देखें किसी भी कंट्री में
जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पॉलिसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक बेंचमार्क सेट करने के लिए। तो हमारे यहाँ ये चीज शुरू हुई है पिछले 6-8 महीने में, साल में रियलाइजेशन आई है आहिस्ता आहिस्ता। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट की बैकिंग इस पर है, गवर्नमेंट का इस पे जो है वो बहुत अच्छा स्टांस है, गवर्नमेंट ये चाहती भी है क्या हो, लेकिन टैक्सेस का जो है अभी भी इंसेंटिवाइज करना जरूरी है। वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एंजल्स, इन सबको जो है वो चैनलाइज करने की जरूरत है। गवर्नमेंट खुद भी इसको फंड करे, खुद भी जो है सीड कैपिटल डाले, खुद पैसे यंगस्टर्स को जो कामयाब जवान में ये हो भी रहा है। तो देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे की जा सकती हैं। हमारे यंग लॉर्ड, हमारे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उसको किस तरह से पॉलिसी में कन्वर्ट करके कैसे सपोर्ट करके हमने एक अच्छी ग्लोबल स्टोरी क्रिएट करनी है, कंपेटिटिव उनको बनाना है। अपने जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं हमारे, उनको कैसे इनके साथ लिंक करना है ताकि उनका भी फायदा हो और हमारे यंगस्टर्स का भी फायदा। तो पैसा आ रहा है। आपने सही कहा खुर्रम शहजाद साहब के यूथ हमारी बड़ी टैलेंटेड है और एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसके थ्रू उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले और इस तरह के आइडियाज़ लेकर वो आएँ। अच्छा, जो यूथ है जो स्टार्टअप बिजनेस की तरफ आ रही है, उन लोगों को क्या आइडियाज़ आप देना चाहते हैं? क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको वो मद्देनजर रखें? देखिए, सबसे पहली बात ये कि ग्लोबली सोचें, बड़ा सोचें, विजन अपना बड़ा रखें। ये सोचें कि हमने कोई ऐसी चीज नहीं करनी छोटी मोटी कि जी बस किसी कंट्री से उठा के उसको रेप्लिकेट कर दें। वो रेप्लिकेट करना भी बुरा नहीं है कि हमारी मार्केट में वो चीज नहीं है और हम रेप्लिकेट करें, ये अच्छी बात है। बट हमारे यहाँ हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो एक खास पॉइंट से ऊपर नहीं सोचते, बहुत लिमिटेड सोच होती है। तो विजन अपना बड़ा करें और बड़ा रिस्क लें, बड़ा जो है वो जो है इनिशिएटिव लें, और साथ साथ ये देखें R&D बड़ी स्ट्रांग रखें कि ग्लोबली क्या हो रहा है, हम यहाँ क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से इन्वेस्टर की जो है वो सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर सकते हैं। प्लस हम सबसे बड़ी बात, हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं अपनी इकोनॉमी में, अपनी सोसाइटी में, प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको उठाएं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। और एक्चुअली सिर्फ पेपर पे अपने प्लान्स ना बनाएं, बल्कि उनको सही ऐसी प्रोडक्ट या सर्विसेज क्रिएट करें जो एक्चुअली एक आम आदमी को जो है वो फायदा दे सकती है, एक आम आदमी के लिए काम कर सकती है। जब सोसाइटी में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा ना, तो नेचुरली जो है इन्वेस्टर देखेगा कि ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, सर्विसेज अच्छी, जिसको एक आम आदमी जो है वैल्यू कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम्स देखें क्या है, उनके सोल्यूशंस क्रिएट करें, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें और एक अच्छी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी के साथ जाएं, मेंटोर्स को साथ लें, और साथ साथ जो है वो अपने आप को जो है वो एटलीस्ट बहुत ज्यादा अपग्रेड रखें। अपग्रेड अगर अपने आप को रखेंगे, अपने आप को एजुकेटेड रखेंगे, अपने आप को R&D पे अच्छा रखेंगे, मार्केट इंटेलिजेंस उनके पास होगी, तो आप देखेंगे कि हम ग्लोबल स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इंडिया ने किया, जैसे बांग्लादेश कर रहा है, जैसे चाइना कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम इनसे ज्यादा, इनसे कम तो नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, टैलेंट है हमारे पास। बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, स्पेशली हमारी यूथ है जो स्टार्टअप बिजनेस में इंटरेस्टेड है, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नई नई सरमायाकारी इसमें शुरू की होगी। तो उम्मीद है कि इसी तरह हमारा ये जो स्टार्टअप बिजनेस है वो ग्रो करता रहेगा और इकॉनमी को जो है वो फ्लरिश करने में इन लोगों का बड़ा हाथ है। एक और मौजू के हवाले से बात करेंगे। मेरे ख्याल है जो सबका एक मसला है वो है मोटापा, के वज़न को किस तरह कम करें, और ख़ास तौर पे ख़वातीन की बात की जाए तो वो तो बहुत परेशान रहती हैं वज़न कम करने के हवाले से। तो क्या खाना चाहिए, कैसी डाइट होनी चाहिए और किस तरह से हेल्दी तरीके से आप अपना वज़न किस तरह कम कर सकते हैं, ये जानेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। आप बात करेंगे एक और अहम मौजू के हवाले से जो कि जुड़ा हुआ है आपकी सेहत से। सेहत की जब हम बात करते हैं तो अगर ये कहें कि सेहत किसी नेमत से कम नहीं, इनफैक्ट इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी सेहत है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इंसान के पास अगर सब कुछ है और सेहत नहीं है तो सारी चीज़ें बेमायनी सी लगती हैं। और सेहत की जब हम बात करते हैं तो आजकल हम खुद ही जो है अपनी कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो जाते हैं, जिसमें से एक कॉमन बात की जाए तो वो वज़न में ज़्यादती है। और वज़न जब बढ़ जाता है, कहते हैं वज़न बढ़ाना तो बहुत आसान होता है लेकिन वज़न को कम करना एक चैलेंज बन जाता है फिर हमारे साथ, और वो भी हेल्दी तरीके से, क्योंकि अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि वो
किसी से उन्होंने सुन लिया और फिर वो टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा भूखे रहने लगते हैं, फास्टिंग करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह उनका सडन वेट रिडक्शन होगा, लेकिन वो हेल्दी नहीं होता और फिर बाद में उन्हें कुछ हेल्थ रिलेटेड मज़ीद प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो आज हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि आप एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस किस तरह से कर सकते हैं। तो और जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल में सब कुछ आ जाता है। इसमें हमारी डाइट आ जाती है कि आप अपनी डाइट क्या फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से डाइट आती है, उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज है। अगर आप किसी भी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो बर्न नहीं हो सकेगा। बाकी आपका जो स्लीप पैटर्न्स हैं, स्ट्रेस लेवल है, तो लाइफस्टाइल में सब कुछ आ जाता है। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आयशा अब्बास ने, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे जानेंगे कि हेल्दी तरीके से हम अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर आयशा फॉर ज्वाइनिंग अस। वज़न में कमी की हम बात करें, वेट लॉस, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों का मसला है, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात भी काफ़ी परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि वजूहात क्या हैं, क्यों हम जो है वो ओबेसिटी की तरफ, मोटापे की तरफ जा रहे हैं? देखिए, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो निस्बतन हेल्दी नहीं होता और हम अपना इंटेक जो है वो ज्यादा रखते हैं। फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हम लोगों का वजन जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ता रहता है जी। और चूंकि कोविड की वजह से ये रहा कि बाहर आने जाने के ऊपर पाबंदियां थी, हम लोग इतना ज्यादा बाहर नहीं जा सके और जाहिर है सेहत के लिए ये जरूरी भी था कि हम ऐसा ही करते। तो उसकी वजह से भी ऐसा रहा कि घर बैठ के हमने चूंकि अपनी इंटेक बढ़ाई, कैलोरिक इंटेक भी हमारा ज्यादा रहा, उस वजह से भी हमने वेट गेन को समझे कि अपने खुद ही दावत दी कि हमारा वजन बढ़ता ही चला जाता और उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने भी जन्म दिया। सही। अच्छा, अब वेट रिडक्शन की जब हम बात करते हैं, वेट लॉस की, तो गेन करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुसीबत बन जाती है, खासतौर पे ख़वातीन की बात करें तो वो उससे परेशान रहती हैं और घरेलू टोटके करने लगती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि बहुत ज़्यादा लोग कुछ भूखे रहते हैं, कुछ जो है वो सर्टेन डाइट्स फॉलो करने लग जाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि हेल्दी तरीके से किस तरह से हम वेट रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, टोटके फॉलो करने में कोई ऐसा हर्ज भी नहीं होता, क्योंकि आप उनमें न्यूट्रास्यूटिकल्स का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो हर्ब्स ही होती हैं जिनको हम ले रहे होते हैं। तो उनका इस्तेमाल करने में कोई ऐसा हर्ज नहीं होता अगर आप उनको हेल्दी तरीके से ले रहे हों। लेकिन साथ में बैलेंस डाइट को इस्तेमाल करना और प्रॉपर पोर्शन के तरीके से अपनी डाइट को इस्तेमाल करना, मैं हमेशा अपने तमाम द क्लिनिक्स में यही बात को कह रही होती हूँ कि आप बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, रादर के आपने इंटरनेट के ऊपर गए और आपने किसी कीटो डाइट को इस्तेमाल कर दिया या आपने बिल्कुल प्रोटीन इंटेक की तरफ आप चले गए, तो उसके नुकसान बहुत होते हैं। बेस्ट तरीकेकार होता है कि आप बैलेंस डाइट के ऊपर जाएं और अपने मील्स को जो है पोर्शन के अंदर लेके जाएं, जिसमें सुबह का नाश्ता भी हो, उसके बाद आपने एक मिड ब्रेक ले ली, 11-12 बजे आप एक छोटा सा स्नैकिंग कर लीजिए, फिर लंच कर लें, फिर शाम का लें और फिर डिनर करें। जो कुछ आपके घर में बन रहा है, अगर उसके से ही अंदर आप थोड़ा सा पोर्शन का इस्तेमाल कर लें तो उससे भी आपका वेट जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। और खाने की टाइमिंग्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो रात में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, सुबह भूखे रहते हैं। तो वो भी बताइएगा कि जो आपने कहा पोर्शन मील लें, तो किस हिसाब से कितनी कितनी मील लेनी चाहिए? देखिए, पोर्शन मील के अंदर बेस्ट चीज ये होती है कि आपके जो दोनों हाथ में वो अल्लाह ताला ने कुदरती प्लेट बनाई हुई है, ठीक है, तो हम उन दोनों हाथों को ही एज अ प्लेट इस्तेमाल करें और उसी के अंदर अपने तमाम मील्स रख लें। अगर सुबह का ब्रेकफास्ट है और उसमें अगर हम ब्राउन ब्रेड ले लेते हैं, साथ में बॉइल्ड एग ले लेते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे अगर हमने सीरियल ले लिया, चाय के अंदर अगर हम चीनी को कट डाउन करते हैं तो उसी से बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ जाते हैं। और 11-12 बजे जो है हमने एक फ्रूट ले लिया, अगर मैंगोज हैं तो उसको छोड़ के हम एप्पल ले लें, क्यूकम्बर्स ले लें, साथ में कुछ नट्स और सीड्स का इस्तेमाल जाए। लंच में हमने पानी का इस्तेमाल पहले कर लिया, साथ में सैलेड ले लें, बारबेक्यू ले सकते हैं, चपाती का इस्तेमाल भी जरूर करें। जी, ठीक है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर आयशा ने बताया कि आप किस तरह से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके। जो आप हेल्दी मीट है, हेल्दी मील है, वो आप यूज़ करें। पोर्शन मील्स के पोर्शन बना लें, बैलेंस डाइट लें, हर चीज़ का इस्तेमाल करें लेकिन एक बैलेंस के साथ, और साथ में जो फिज़िकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज लाजमी करें, तो तभी जो है वो आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा ने हमें वक्त दिया। मज़ीद बात करेंगे, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।